गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज डेट है 22 अगस्त। आज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ स्टैटिक जीके के भी प्रश्न को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। लास्ट में वीडियो के अंत में हम देखेंगे दो प्यारा सा क्विज जिसके उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। इसका उत्तर हम आपको अगले दिन के वीडियो में बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपना वीडियो का। जैसे हम डेली शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ, तो आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? ए निगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। दोस्तों, हमारा जो जैसा भी स्थिति आज है, जैसे भी आप हो इस समय प्रेजेंट टाइम में, वो सारा का सारा खेल आपके माइंड सेट का है कि आपका माइंड सेट कैसा है। आपका माइंड पॉजिटिव सोचता है कि नेगेटिव सोचता है ज़्यादा। अगर आप किसी भी काम को लेकर के पॉजिटिव सोच रख रहे हो तो वो आज नहीं तो कल होना ही होना है। बट अगर आपका सोच ही नेगेटिव हो गया तो फिर दोस्तों आप कितना भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, तो फिर उसमें आप सक्सेस नहीं होने वाले हो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? आपका माइंड नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना। ओके, पॉजिटिव रहेगा तो आपका जो वर्क होगा, जो भी काम होगा वो पॉजिटिव होगा और धीरे धीरे आप गलतियाँ करते करते सीखते जाओगे और एक दिन आएगा कि आप लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि माइंड को अपने पॉजिटिव रखना, अपने पे बिलीव रखना और अपने आप से हमेशा कहना कि यस मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके, ऑलवेज थिंक नेगेटिव नहीं पॉजिटिव। ओके, नो नेगेटिव। नेगेटिव को लाइफ से ही आपने एकदम ख़त्म कर दो। ओके, क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम को कोई भी आपके लाइफ में कोई भी मतलब आसपास कोई भी इसका अगर उस चीज़ को किया है, अचीव किया है, तो फिर आप जान लीजिए कि उसको आप भी अचीव कर सकते हो। बस आपका डायरेक्शन से होना चाहिए, माइंडसेट से होना चाहिए। ओके, तो याद रखिएगा हमेशा क्या रखना है, अपना सोच हमेशा पॉजिटिव। ओके, हमेशा पॉजिटिव। चलिए चलते हैं, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्या है करंट अफेयर का? दुनिया में सबसे बुजुर्ग महिला जिसका नाम है मारिया ब्रानियास, इनका निधन हो गया है। ये कितने साल की थी? दोस्तों, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके हमेशा बार बार आता रहता है, तो आपको बताना है कि कितने साल की थी। सही उत्तर क्या है इसका? सही उत्तर है सी, 117 साल की। दोस्तों, 117 साल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप इसको एक दो बार देख लीजिएगा। 117 117 ये आपके एग्जाम में कहीं कहीं मतलब दिखने ही वाला है आपके एग्जाम में, पक्का श्योर है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा देश पहले ई स्पोर्ट ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? देश जो है वो पहला है जो कर रहा है पहले ई स्पोर्ट ओलंपिक खेलों की मेजबानी। तो ये सामने आपके ऑप्शन है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों है सऊदी अरब। ओके, सऊदी अरब करेगा। क्या करेगा दोस्तों? सऊदी अरब करेगा। ये ई स्पोर्ट जो होगा ओलंपिक का, ये सबसे पहली बार हो रहा है और ये करेगा कौन? इसका मेजबानी सऊदी अरब देश है जो पहला करेगा ये। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अब यहाँ पे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन जो है सब ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। देखिए, ये नंबर आप छोड़ दीजिए। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश के बजाय किस देश में किया जाएगा? तो आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश के बजाय किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों याद रहे UAE। अभी बांग्लादेश में अभी आप देख रहे हैं, मतलब अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो देखते हैं क्या हालात है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ से ट्रांसफ़र होकर कहाँ चला गया? अब UAE में। क्या? आगामी महिला T20 विश्व कप। ओके, अब होगा कहाँ? UAE में। ओके, यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके, चलिए अगला क्या है? पेरिस पैरालंपिक। पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए भारतीय दल के सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया है? ओके, पैरालंपिक की बात कर रहा है और सेफ डी मिशन की बात कर रहा है, तो किसे नामित किया गया है? सत्य प्रकाश सांगवान। ओके, नाम रखिएगा याद, सत्य प्रकाश सांगवान को सेफ डी मिशन जो कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए है, उसके लिए इनको नामित किया गया है। किनको? सत्य प्रकाश सांगवान जी को। ओके, आगे चलिए। ये देखिए, सिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? महिला पूछा है दोस्तों, महिला का, तो कौन है ये है आर्यना सबालेका। याद रहे, ये महिला सिनाटी ओपन 2024 की महिला एकल है। ओके, अब इसी का सिनाटी ओपन का ही पुरुष एकल पूछ रहा है। ये कौन है? ये है जैनिक सिनर। इन्होंने जीता है क्या? सिनाटी ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जैनिक सिनर। ओके, जैनिक सिनर पुरुष में, आर्यना सबालेंका महिला में। महिला एकल, पुरुष एकल। ओके, आगे देखिए।
किस खिलाड़ी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा 39 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ओके, T20 में एक ओवर में यानी कि 6 बॉल में 39 रन। 6 बॉल में अगर आप 6 छक्के मारते हो तो 36 ही होता है, बट इन्होंने मारा है 39 रन, तो इसलिए ये क्या बना है? वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो कौन है इसमें से, कौन से प्लेयर है वो? तो वो है डारियस विंसे। डारियस विंसे, याद रखिएगा कौन है? डारियस विंसे, डारियस। तो अब इससे ऐसे याद कर सकते हैं डार, अब डर हो गया है इनसे सबको। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ओवर में 39 रन मार दिया है। कौन? डारियस विंसे ने। तो डर, याद रखिएगा, डर से डारियस। आगे चलते हैं, अगला क्या है? हाल ही में समाचारों में रही भीमा नदी। दोस्तों, भीमा नदी के बारे में पूछ रहा है कि ये जो नदी है किसकी सहायक नदी है ये। ओके, अभी इसमें दो बच्चे मतलब डूब करके मर गए हैं, तो इसलिए ये नदी जो है ये हमारे थोड़ा न्यूज़ में है। तो जो भी न्यूज़ में रहता है ये नदी, मतलब कोई भी ऐसा प्लेस हुआ, कोई भी ऐसा जगह हुआ, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो मतलब न्यूज़ में होती है, तो वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे वो नदी हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, मतलब झरना हो, कोई भी ऐसा चीज़ हो। तो भीमा नदी न्यूज़ में है, तो ये पूछ रहा है किसकी सहायक नदी है। तो ये सामने आपके ऑप्शन है, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है बी, कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की। ओके, हम लोग देख लेते हैं कि कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या है, कैसे है। ओके, कृष्णा नदी ये निकलती कहाँ से, आपको मतलब ये पता होना चाहिए। ये निकलती है पश्चिमी घाट से। पश्चिमी घाट में भी कहाँ से ये निकलती है? महाबलेश्वर पर्वत से। पश्चिमी घाट में, जो कि वहाँ पे महाबलेश्वर पर्वत है, वहीं से निकलती है। उसके बाद ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, उसके बाद तेलंगाना, और फाइनली आंध्र प्रदेश के बाद चली जाती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी? कृष्णा नदी। ओके, अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो इसी की सहायक नदी ये भी है, भीमा है। तो भीमा के अलावा भी और कौन कौन सी है वो देख लेते हैं यहाँ पे, जो है इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, इसकी मतलब सहायक नदी एक तो भीमा हो गई, दूसरी है कोयना, पंचगंगा, उसके बाद है दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, यहाँ पे है मूसी, उसके बाद वेड़ा। ओके, तो इतने जो नदियाँ हैं ये हैं किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है। तो अभी इस सब में से कौन सी न्यूज़ में है? भीमा नदी न्यूज़ में है, तो इसलिए इसको पता होना चाहिए। और ये जो मूसी नदी है, जो कृष्णा की सहायक नदी, मूसी नदी के तट पे ही कौन सा शहर बसा हुआ है? दोस्तों, यहाँ पे बसा हुआ है हैदराबाद। ओके, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो बसा है मूसी नदी के किनारे। और मूसी नदी जो है सहायक नदी किसकी है? वो है कृष्णा की। तो ये हम देख लिए इसके बारे में। अब ये देखिए दोस्तों, आगे ये कृष्णा नदी पे 2 डैम भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। 2 डैम है, एक है शिव समुद्रम और दूसरा है श्रीरंगपट्टनम। ये 2 डैम है कृष्णा रिवर पे, कृष्णा नदी पे। ओके, मतलब उसको क्या बोलते हैं? जलप्रपात, वहीं से बिजली बनती है। ओके, बिजली बनती है कहाँ से? जलप्रपात से। तो ये दोनों जलप्रपात कहाँ पे है? कृष्णा नदी पे है, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम। हो गया। अब ये देख लीजिए, भीमा नदी भी न्यूज़ में है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। भीमा नदी, इसे ही हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम है चंद्रभागा। चंद्रभागा इसका अन्य नाम भी दिया जाता है। ये भी निकलती है कहाँ से? महाराष्ट्र से ही निकलती है ये। और दोस्तों, अभी हमने जितना भी नाम बताया कृष्णा नदी की, जो भी सहायक नदियाँ थी, उसमें से जो है ये भीमा नदी, जिसको हम लोग चंद्रभागा भी बोल रहे हैं, बाघा, तो ये सबसे बड़ी जो है सहायक नदी है किसकी? कृष्णा नदी की। ये भी आपको पता होना चाहिए। जितनी भी नदी का नाम बताया हमने, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, मूसी, वेड़ा, उन सब में सबसे लंबी यानी कि सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चंद्रभागा, यानी कि भीमा नदी किसकी? कृष्णा की। ओके, चलिए, ओके बात, ओके आगे देखिए। हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसके? HCL टेक्नोलॉजी के
CFO कौन चुने गए हैं? शिव वालिया। शिव वालिया, ध्यान रखिएगा कौन चुने गए हैं? शिव वालिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसके साथ किया है? तो है जापान। क्या किया है? ग्रीन अमोनिया निर्यात। ग्रीन अमोनिया निर्यात किसके साथ? जापान के साथ, याद रखिएगा। आगे देखिए, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में किस भारतीय को A+ की रेटिंग मिली है? कौन सी रिपोर्ट है ये? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट में किस भारतीय को A+ की रेटिंग मिली है? ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो वो है शक्तिकांत दास जी। किसको मिला है? शक्तिकांत दास जी को। आगे देखिए, भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? तो वो है बी, यहाँ पे इधर BEA, रुकिए यहाँ पे इसको लिखता हूँ, BEMAL लिमिटेड। इसके साथ साइन किया है हमारा भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए। ओके, इसके साथ BEMAL लिमिटेड। ओके, आगे चलिए। चीन में होने वाले बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 के लिए भारत के कितने खिलाड़ियों का दल भेजा है? यानी कि हमारी तरफ से कितने जाएंगे खिलाड़ी इसमें, बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप में, जो कि कहाँ पे हो रहा है? चीन में हो रहा है। तो कितने प्लेयर जा रहे हैं हमारी तरफ से? तो वो जा रहे हैं टोटल 39, जो कि बी में सही है। बी में है 39। इतने जो है दल हमारे खिलाड़ी जा रहे हैं कहाँ पे? चीन में। किसके लिए? बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 के लिए, याद रखिएगा 39। ओके, 39। आगे है, भारत किस संगठन के साथ 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन भारत EU ट्रैक 1.5 की मेजबानी करेगा? इसका दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो EU मतलब यूरोपीय यूनियन, तो यूरोपीय संघ। ये आप आसानी से अपने आंसर पे पहुंच सकते हो यहाँ से। तो ये आसान था। आगे चलते हैं। ये देखिए, हर वर्ष 21 अगस्त को दुनिया भर में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। 21 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, जो कि कल मनाया गया है। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। ओके, आगे देखिए, उपराष्ट्रपति जो हमारे, जिनका नाम है जगदीप धनखड़ ने 21 अगस्त को नई दिल्ली में 19वें CII इंडिया अफ्रीका व्यवहार इंडिया अफ्रीका व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। तो कौन करेंगे? CII इंडिया अफ्रीका व्यापार सम्मेलन को जगदीप धनखड़ जी, जो कि हमारे देश के क्या है? उपराष्ट्रपति जी हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन में आ जाएगा प्रधानमंत्री या फिर फॉरेन मिनिस्टर का नाम देगा, तो फिर ध्यान दीजिएगा कौन है ये? जगदीप धनखड़ जी, जो कि इसका वो उद्घाटन करेंगे। हमारे वो हैं उपराष्ट्रपति जी। आगे चलिए, भारत के रौनक दहिया ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। तो याद रहे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रौनक दहिया जी का संबंध किस खेल से है? तो वो है कुश्ती से। ओके, और ये भी पूछ सकता है कि रौनक दहिया जॉर्डन में अम्मान में चल रही अंडर-17 विश्व कुश्ती में कौन सा पदक जीते हैं? तो ध्यान रहे, कांस्य पदक जीते हैं। कौन सा पदक? कांस्य। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। रौनक दहिया कुश्ती से है, कौन सा पदक जीते हैं? कांस्य पदक। ओके, आगे चलते हैं। 2 दिवसीय भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन, भारत यूरोपीय संघ ट्रैक सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है नई दिल्ली में। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है दिल्ली में। ओके, आगे चलिए। भारत और मलेशिया के बीच 20 अगस्त को श्रम और रोजगार, आयुर्वेद तथा पारंपरिक औषधि, डिजिटल प्रौद्योगिकियों, सांस्कृतिक, पर्यटन और युवा खेल क्षेत्रों में सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एग्जाम में अगर आपको ये पूछ दे, सिंपली इतना लंबा तो नहीं देगा, 1-2 इसमें दे सकता है कि भारत ने किस देश के साथ आयुर्वेद, संस्कृति, युवा और खेल के क्षेत्र में समझौता किया है। या फिर पूरा तो नहीं आने वाला है, इसमें से 2-3 पूछ देगा कि किसके साथ हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, किसके साथ हुआ है? मलेशिया के साथ। किसके साथ हुआ है? मलेशिया के साथ। श्रम और रोजगार का, आयुर्वेद का, पारंपरिक औषधि का, डिजिटल प्रौद्योगिकियों का, संस्कृति का, पर्यटन का तथा युवा और खेल के क्षेत्र में हुआ है क्या? समझौता हुआ है मलेशिया के साथ भारत का। ओके, चलिए, तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर। अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके जो कि हमारे एग्जाम में कहीं कहीं जरूर दिखाई देते हैं ये प्रश्न। ओके,
पहला प्रश्न क्या है इसमें? पहला, भारत में आर्य कहाँ से आए थे? दोस्तों ये जो हमारा भारत का हिस्सा है जो कि प्रेजेंट टाइम में कश्मीर है, तो इधर से ही आर्य हमारे देश में सबसे पहली बार आए थे। वो कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में आए थे। ओके, इधर से आए थे आर्य हमारे देश में, भारत में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में। तो ये पूछ रहा है कि ये इधर से आए हैं तो वो कहाँ से आए हैं वो? ओके, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, पूर्वी हो गया, पश्चिमी एशिया, उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया। तो ये आपके ऑप्शन में रहेगा ऐसे करके ऑप्शन में। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है मध्य एशिया। कहाँ से आए हैं ये? मध्य एशिया। एशिया के न तो पूरब से आए, न पश्चिम से आए, न उत्तर से आए, न दक्षिण से आए। कहाँ से आए? मध्य एशिया से आए। तो ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका। और जब ये भारत में आए दोस्तों ना, ये जब भारत में आए तो यहाँ पे आकर के इन्होंने कौन सी सभ्यता का विकास किया? वैदिक सभ्यता का। ओके, आर्यों ने कौन सी सभ्यता का विकास किया था? वैदिक सभ्यता का। और ये अगर ये पूछ दे कि वैदिक सभ्यता किस टाइप की सभ्यता थी, शहरी थी, ग्रामीण थी, अर्ध शहरी थी, अर्ध ग्रामीण थी, तो क्या थी ये दोस्तों टोटली ग्रामीण सभ्यता थी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आर्य आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। यहाँ पे आकर के भारत में उन्होंने कौन सी सभ्यता का विकास किया? वैदिक सभ्यता का विकास किया। और इस सभ्यता को मतलब हम कैसे जानते हैं कि वो किस टाइप की सभ्यता थी? तो वो थी न शहरी थी, न अर्ध शहरी थी, न ग्रामीण थी, और मतलब अर्ध ग्रामीण नहीं थी। ओके, मैं मतलब ऑप्शन में आपको बोल दिया वैसे, बट आपको ध्यान देना है फेमस चीज़ क्या चीज़? ग्रामीण सभ्यता थी। ऑप्शन में ऐसा ही आएगा, ग्रामीण थी, शहरी थी, अर्ध ग्रामीण, अर्ध शहरी। तो ग्रामीण थी, प्योर एकदम से गांव वाला सभ्यता था, वैदिक सभ्यता। ओके, चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। ओके, आप दोस्तों पढ़ते होंगे कि एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो फिर चीन पढ़ते होंगे। बट आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि सबसे छोटा कौन सा है। ओके, बड़े बड़े पे ध्यान रहेगा, छोटे पे नहीं रहेगा तो एग्जाम में आ जाएगा, तो फिर आप वहीं पे फंस सकते हो। ओके, तो सबसे बड़ा तो हो गया चीन, सबसे बड़ा हो गया चीन। और सबसे छोटा कौन है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो है दोस्तों मालदीव। कौन सा है? मालदीव। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मालदीव, सबसे बड़ा चीन। ओके, चलिए अगला क्या है हमारा? अगला है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? दोस्तों ये वहाँ पे है जहाँ पे अगर आपके ऑप्शन में आ जाए तो आप सोचोगे नहीं कि अच्छा यहाँ पे भी हो सकता है क्या भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ओके, तो ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हेमिस, हेमिस नेशनल पार्क। ओके, हेमिस, हेमिस। ओके, कहाँ पे है हेमिस? ये है लद्दाख में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का सबसे ऊंचे क्षेत्र पे, मतलब जाहिर सी बात है जब लद्दाख के बारे में आप जानोगे तो यही होगा ऐसा नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? लद्दाख में है, और यही भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी लद्दाख में भी, लद्दाख का जो ये क्षेत्र है इसमें ये पूर्वी छोर पर है दोस्तों। ओके, अगर ये ध्यान दीजिए आपको पूर्वी पे है कि पश्चिम साइड में है, तो पूर्वी में यानी कि चीन के साइड में है, पश्चिम में होता तो समझिए एक तरह से पीओके के आसपास में होता, बट ये है पूर्व साइड में यानी कि चीन के क्षेत्र, मतलब चीन के आसपास में है। ओके, चलिए आगे देखिए, नोटों पर महात्मा गांधी जी की फ़ोटो कब से है? यानी कि वो कौन सा ईयर था जिस ईयर से डिसाइड हुआ कि अब नोटों पे महात्मा गांधी जी का फ़ोटो रहेगा? तो ये आपको ध्यान देना है किस सन से ये शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था दोस्तों 1987 से। ओके, 1987 से ये डिसाइड हुआ कि फ़ोटो अब जो रहेगा नोट पे वो रहेगा महात्मा गांधी जी का। उससे पहले दोस्तों फोटो पे मतलब महात्मा गांधी जी के पहले भी एक चिन्ह होता था, वो होता था अशोक चक्र का। ये कब से शुरू हुआ अशोक चक्र हम नोटों पे लगना? तो ये दोस्तों शुरू हुआ था 1947 से। 1947 में ही नोटों पे अशोक चक्र मतलब छपना शुरू हो गया। उसके बाद आगे चल के 1987 में डिसाइड हुआ कि अब अशोक चक्र के साथ साथ में महात्मा गांधी जी का भी फोटो रहेगा किस पे? नोटों पे।
और अगर आपको ये भी एग्जाम में पूछ दे कि वो कौन सा पहला नोट था, पहला नोट जिस पे गांधी जी की फ़ोटो छपी थी, तो वो था दोस्तों 500 का नोट। ओके, 500 के नोट पे सबसे पहले 1987 में गांधी जी की फ़ोटो आई थी, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद किस सन से सभी नोटों पे गांधी जी की फ़ोटो आने लगी, तो वो आने लगी थी 1996 से। 1996 से गांधी जी की फ़ोटो सभी नोटों पे आने लगी 1996 में। पहली बार कब आई थी, बताया मैंने 1987 में 500 के नोट पे आई थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। संविधान के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान के जो हमारा संविधान बना था, जो संविधान बना था उसकी पहली बैठक कब हुई थी, हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ओके, तो संविधान बना, उसके बाद मतलब संविधान सभा बना, तो उसके अध्यक्ष किस चीज़ के, संचालन समिति के कौन थे, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, संचालन समिति के अध्यक्ष वो थे डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ओके, यही आगे चल के हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। ओके, ये आपको पता ही होगा कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, तो यही थे संचालन समिति के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये देखिए, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्प मतलब फूल, फूलों का जो अध्ययन होता है उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये आपके एग्जाम में आता रहता है ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी बोलते हैं किसको, पुष्पों को, मतलब पुष्पों का अध्ययन या फिर फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा आज का स्टैटिक जीके का प्रश्न। अब हम चलते हैं क्विज, जो क्विज आता है डेली 2 क्विज, उसके हम यहाँ पे जो कल यानी कि 21 अगस्त का जो प्रश्न था उसका हम उत्तर देखते हैं आज। क्विज 1 क्या था, चिंता किस राज्य का लोक नृत्य है। चिंता तो किसका है, ये है दोस्तों नागालैंड का। किसका है चिंता, ये है नागालैंड का लोक नृत्य। क्विज 2 क्या था, हई हक, हई हक किस राज्य का लोक नृत्य है। हई हक तो क्या है, ये है त्रिपुरा का है दोस्तों। किसका है, त्रिपुरा का। अब हम देख लेते हैं कि हम देख लिए कि नागालैंड का चिंता हो गया, त्रिपुरा का हई हक हो गया, बट नागालैंड का इसके साथ साथ और कौन कौन सा फेमस लोक नृत्य है उसको हम देख लेते हैं। ओके, चिंता हो गया, उसके बाद है कजरम, कजरम। ओके, युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य भी कहाँ का है, ये है दोस्तों नागालैंड का है। उसके बाद है यहाँ पे नूरा लिप, नूरा लिप भी कहाँ का है, नागालैंड का है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर ये चूमी के, फिर यहाँ पे एक और देख लीजिए, ये है कौन सा, दोहाई। तो ये दोस्तों नागालैंड के फेमस लोक नृत्य। ओके, चिंता के साथ साथ आगे देखिए, ये यहाँ पे हाई हक कहाँ का है, त्रिपुरा का है। त्रिपुरा में अब इसके अलावा भी और कौन कौन सा है फेमस, वो देख लेते हैं। एक है दोस्तों गरिया, क्या है, गरिया। उसके बाद एक क्या है, होजगिरी, गरिया, होजगिरी। यहाँ पे बांग्ला नृत्य, ये भी दोस्तों त्रिपुरा का फेमस है। बांग्ला नृत्य, होजगिरी, गरिया और यहाँ पे हई हक कहाँ का है, त्रिपुरा का। ओके, जो कि हमारे देश में ऐसे नॉर्थ ईस्ट में है ये त्रिपुरा। तीनों ओर से बंगाल से घिरा है, यहाँ पे बंगाल है, तो तीनों ओर से बंगाल से घिरा है, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा। हई हक कहाँ का है, त्रिपुरा का है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम आज के हमारे वीडियो का क्या है क्विज। ओके, इसका हमने नाम दिया है आ देखे जरा किसमें कितना है दम। तो पहला क्विज क्या है आज का, घंटू। दोस्तों अब हम जो डेली क्विज देखते हैं उसमें हम एक एक सेक्शन उठाते हैं। तो अभी तक हम देख रहे थे सभी राज्यों के फेमस लोक नृत्य। ओके, तो अब ये जो लोक नृत्य है ये हमारा अब समाप्त हो गया है। तो अब हम इसके बाद कौन सा टॉपिक उठाएंगे वो आपको मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। अब हम इसके बाद उठाएंगे लोक नृत्य के बाद नेशनल पार्क, यानी कि नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों हम ऊपर से कश्मीर से लगाए नीचे कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेकर के
पूरा अरुणाचल प्रदेश, नीचे फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और मतलब इन पूरे भारत का कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा नेशनल पार्क है, इसे हम डेली क्विज के माध्यम से कवर करेंगे। ओके, तो अगर आपको ये चीज़ देखना हो तो प्लीज़ वीडियो से आप जुड़ जाइए, यानी कि क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में भी भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट आपको पर्सनली जैसा भी रिव्यू फील होता हो वो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई भी दूंगा। ओके, तो देखते हैं आज का क्या है। जो लोक नृत्य चल रहा है आज का लास्ट, घंटू। घंटू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? घंटू। अगला क्या है? पैचा काली। पैचा पैच काली। दोस्तों ये हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। ओके, तो आप मतलब एक बार फिर से मैं यहाँ पे पूछ दूँगा आपको, ये अब तो हम नया देख रहे हैं, बट यहाँ पे हमारा जितना भी लोक नृत्य हमने सब कवर कर चुका था, बट हम चाहते हैं कि मतलब हर वीडियो में 2 क्विज हो, तो इसलिए हमने एक पहले का ये प्रश्न डाल दिया है, पैच काली किस राज्य का लोक नृत्य है? ओके, पैच काली लेंगे, ये पैचा काली, यहाँ पे मात्रा मिसिंग हो गया है, पैचा। ओके, बताना है दोनों का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में, इसके उत्तर हम आपको अगले दिन के वीडियो में बता देंगे। ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो देखिए दोस्तों फिर से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप नए हो और अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। और आप लोग लाइक नहीं करते हो तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता है कि वीडियो और बनाओ, बट हमारा काम है बनाना वीडियो, आपको बताना, जो भी हम पढ़ते हैं बताते हैं आपको, बट आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो चले कोई बात नहीं। अपना ख्याल रखिए, तैयारी में लगे रहिए मन से। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने पढ़ाई पे पूरा मतलब अपने जो भी आपका स्ट्रेंथ हो ना उस पर आप बिलीव करिए बस। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।